हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एक्सप्लेन चैनल पर। टॉम राइडर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूहॉन के सामने ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनका मतलब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। तभी ऑक्शन में एक बेहद खास रिलिक सामने आता है जिसे देखकर जूहॉन तुरंत पहचान जाता है। यह प्राचीन चीन के पावरफुल शासक एम्परर शी से जुड़ा हुआ रिलिक था जिसे फायर लॉर्ड के जन्म के बाद से ही लोग तलाश कर रहे थे। जूहॉन को अपना पिछला जीवन याद आता है जब वह एक खतरनाक रिलिक के जहर से बुरी तरह बीमार हो गया था और उसकी जान बचाने के लिए उसे इसी फायर कैंडल के फ्रूट की जरूरत पड़ती थी। उस समय चेयरमैन क्वान के पास मौजूद मेडिकल रिलिक की वजह से जूहॉन ऐसी हालत में पहुंच चुका था कि वह फायर कैंडल के फ्रूट के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। इसे हासिल करने के लिए उसे मजबूरी में हर तरह के गंदे काम करने पड़े थे और यही रिलिक उसकी कमजोरी बन चुका था। लेकिन इस बार जूहॉन अपना पुराना भविष्य दोहराना नहीं चाहता था। वह मन ही मन ठान लेता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिलिक को किसी भी कीमत पर नहीं खोएगा। ऑक्शन में फायर कैंडल के फ्रूट की बोली शुरू होते ही माहौल गर्म हो जाता है। शुरुआती बोली $2 लाख से शुरू होती है, लेकिन देखते ही देखते लोग $50 लाख और फिर सीधे $1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। चेयरमैन क्वान भी इस बोली में पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तभी जूहॉन भी खेल में उतर आता है और बोली बढ़ाकर सबको चौंका देता है। कीमत 1.5 करोड़, 4.5 करोड़ और फिर $5 करोड़ तक पहुंच जाती है। तभी अचानक एक और शख्स $10 करोड़ की बोली लगा देता है। चेयरमैन क्वान को यकीन नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन जूहॉन यहीं नहीं रुकता और बोली को और ऊपर ले जाता है। तभी चेयरमैन क्वान को पता चलता है कि जूहॉन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ आयरीन होल्टन मौजूद है। वह समझ जाता है कि पैसे के मामले में होल्टन फैमिली को हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब ऑक्शन पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और आयरीन के आसपास मौजूद लोगों पर उसकी बदकिस्मती वाली पावर का असर भी दिखाई देने लगा था। इसी बीच चेयरमैन क्वान का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसके लोग उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं। आयरीन जानना चाहती है कि क्या जूहॉन के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे उसकी बदकिस्मती खत्म हो सके, लेकिन जूहॉन उसे बताता है कि उसे आयरीन को कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आयरीन के पास जो चीज पहले से मौजूद है वही उसकी समस्या की वजह है। आयरीन हैरान होकर कहती है कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। जूहॉन को यह सुनकर शक होता है और वह पूछता है कि क्या उसके बॉडी पर अचानक कोई नया टैटू दिखाई दिया है। तभी उसे एहसास होता है कि मालिक के बॉडी पर अचानक उभरने वाला टैटू किसी नॉर्मल निशान की तरह नहीं, बल्कि एक रेयर रिलिक की खास पहचान हो सकता है। अब जूहॉन को यकीन होने लगता है कि आयरीन की बदकिस्मती का असली रहस्य उसी टैटू से जुड़ा हुआ है। यह कोई नॉर्मल टैटू नहीं था, बल्कि रेयर रिलिक मिराज की निशानी थी। जब किसी इंसान के बॉडी पर इस तरह का टैटू दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि वह उस रेयर रिलिक का ओनर बन चुका है। आम रिलिक्स को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रेयर रिलिक की खासियत यह होती है कि उनमें ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं होती और उन्हें सिर्फ उनका ओनर ही इस्तेमाल कर सकता है। जूहॉन जब मिराज की तस्वीर देखकर उसे पहचानता है तो उसे पता चलता है कि यह एक पैरासिटिक रिलिक है, यानी ऐसा रिलिक जो अपने ओनर के बॉडी के अंदर ही रहकर उसकी पावर को प्रभावित करता है। ऐसे रिलिक को बॉडी से अलग करना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से आयरीन की बदकिस्मती को सीधे खत्म करना आसान नहीं था। जूहॉन उसे समझाता है कि शायद वह अभी इस रिलिक की पावर को पूरी तरह नहीं हटा सकता, लेकिन दोनों मिलकर इसका कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। इसके बाद वह आयरीन को अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि अब उसे उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जूहॉन को आलमंड रिलिक के साथ जब्त की गई सारी चीजें वापस मिल जाती हैं। उधर उसके दुश्मन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जूहॉन पहले ही वहां से निकल चुका था। इसी दौरान एक ताकतवर आदमी अपने खोए हुए पैसे को लेकर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे किसी भी हालत में जूहॉन को ढूंढकर उसका हिसाब चुकता करना है। तभी जूहॉन अपने हाथ पर मौजूद एक और रिलिक को देखता है जो हम्मुराबी के प्राचीन कानून से जुड़ा हुआ था। यह वही मशहूर कानून था जिसका सिद्धांत था आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। जूहॉन को लगता है कि अगर यह सिर्फ बदला लेने वाला रिलिक है तो शायद इसकी पावर दुश्मन के अगले कदम को भी रोक सकती है। इसलिए वह इसका इस्तेमाल करके इसकी असली क्षमता को टेस्ट करने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ काउंटर अटैक नहीं करता, बल्कि हम्मुराबी के कानून की तरह सामने वाले के एक्शंस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जूहॉन चेतावनी देता है कि अगर कोई उसे धोखा देने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत अपने बॉडी से चुकानी पड़ेगी। इसके बाद कहानी एक रहस्यमयी पेड़ और उसके फलों की तरफ बढ़ती है। जूहॉन को पता चलता है कि कुछ लोग इस पेड़ और उसके फलों को लेकर बेहद इंटरेस्टेड हैं और उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी इवोल्यूशनरी पावर असामान्य रूप से ज्यादा है। जूहॉन को शक होता है कि शायद यही वजह है कि कुछ लोग उसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वह समझ जाता है कि जिन लोगों में इतनी ज्यादा इवोल्यूशनरी पावर है वे शायद ब्लूचर के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है।
सामने से एक आदमी अपना नाम क्वान ताइजून ऑफ DKVM के रूप में देता है और सीधे जूहॉन से पूछता है कि क्या उसने यह दिन होल्टन को लूट लिया है। जूहॉन समझ जाता है कि उसकी एक्टिविटीज की खबर अब दुश्मनों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ क्वान ताइजून लोगों को ऑर्डर देता है कि कंपनी के रिलिक्स का इस्तेमाल करके उस पेड़ को अपने कब्जे में लिया जाए। वह सोचता है कि सामने वाला सिर्फ एक आम इंसान है, इसलिए उसे हराना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जूहॉन पहले ही उनकी ट्रैकिंग से परेशान हो चुका था और मन ही मन सोचता है कि ये लोग उसे ढूंढने में जरूरत से ज्यादा समय लगा रहे हैं। तभी आखिरकार कुछ लोग जूहॉन के सामने पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी खुद को बहुत ताकतवर समझते हुए जूहॉन को धमकाने लगता है और कहता है कि वे कल माइडास ऑक्शन में मिले। जूहॉन तुरंत समझ जाता है कि यून सीवू बाहर से जितना घमंडी और आत्मविश्वासी दिखाई देता है, अंदर से उतना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लेकर घूम रहा है। जूहॉन जानता था कि अगर उसकी इसी कमजोरी को छेड़ा जाए तो वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और खुद ही अपनी पावर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि हाई ग्रेड रेलिक को इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत मेंटल स्टेट जरूरी होती है और अगर उसका दिमाग पूरी तरह अनबैलेंस्ड हो जाए तो वह अपने रेलिक की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी जूहॉन को याद आता है कि चेयरमैन क्वान ताइजून ने उसे कॉल किया था और शायद उसे यून सीवू की पावर की जरूरत थी। जूहॉन उसी के खिलाफ उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। यून सीवू गुस्से में जूहॉन पर हमला करने के लिए अपना रेलिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि रेलिक ठीक से एक्टिवेट ही नहीं होता। जूहॉन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है तो तुम हाई ग्रेड रेलिक कैसे इस्तेमाल करोगे। यून सीवू हैरान रह जाता है कि जूहॉन को उसके रेलिक के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तभी जूहॉन उसकी हालत का फायदा उठाकर उसकी पावर को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद जूहॉन एक बेहद खतरनाक रेलिक का इस्तेमाल करता है जिसे वुडू लायन का ज़ॉम्बी पाउडर कहा जाता है। यह एक हाई ग्रेड एनिमल रेलिक से जुड़ी पावर थी। इस पाउडर को छूने या सूंघने वाला इंसान कुछ समय के लिए अपना होश खो देता है और ज़ॉम्बी जैसी हालत में पहुंच जाता है। जूहॉन इसी पावर का इस्तेमाल यून सीवू पर करता है ताकि चेयरमैन क्वान की ट्रैकिंग कुछ समय के लिए रुक जाए। जब क्वान ताइजून के लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि यून सीवू किसी अजीब हालत में है और शायद ड्रग टेस्ट के लिए तैयारी की जा रही है। वे जूहॉन के पास मौजूद रेलिक्स की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। चेयरमैन क्वान को जब पता चलता है कि रेलिक वहां से गायब है, वह तुरंत मिस्टर ली को बुलाने का ऑर्डर देता है और अपनी पूरी प्लान बदलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जूहॉन अपने सारे हासिल किए हुए रेलिक्स को एक जगह जमा करता है। उसके पास अब कई बेहद पावरफुल रेलिक्स मौजूद थे। जूहॉन इन सभी रेलिक्स को देखकर समझ जाता है कि अब उसके पास इतनी ताकत जमा हो चुकी है कि वह आगे और भी कई पावरफुल रेलिक्स हासिल कर सकता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और उसका नाम ली जिना TKBM की लॉयर के रूप में देती है। वह जूहॉन से कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। TKBM की लॉयर ली जिना जूहॉन के सामने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रखती हैं और कहती है कि उसे $1 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा अलग से सैलरी भी मिलेगी और उसकी पर्सनल लाइफ में TKBM किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन जूहॉन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि असली मकसद कुछ और है। वह कहता है कि उसे लगा था कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ TKBM में शामिल होने की बात हो रही है। यह सुनकर ली जिना का रवैया अचानक बदल जाता है और वह उसे चेतावनी देती है कि अपनी जुबान संभाल कर रखे। वह बताती है कि जूहॉन ने यूएनएचसीओ की चीजें छीनकर बहुत बड़ी गलती की है और अगर TKBM ने बदला लेने का फैसला किया तो सियान गैलरी जैसी पूरी की पूरी जगह बिना किसी निशान के गायब हो सकती है। जूहॉन समझ जाता है कि यह ऑफर असल में एक धमकी है। वह पूछता है कि क्या अगर वह मरना नहीं चाहता तो उसे TKBM में शामिल हो जाना चाहिए। ली जिना उसे फिर से सावधान करती है कि लड़ाई करते समय उसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस बार गायब होने वाला इंसान खुद जूहॉन हो सकता है। तभी जूहॉन बिना डरे ज़ॉम्बी पाउडर का इस्तेमाल कर देता है। ली जिना हैरान होकर सोचती है कि इतनी भीड़ वाली जगह पर जूहॉन अपने रेलिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, लेकिन जूहॉन तुरंत अपनी दूसरी चाल चलता है और हम्मुराबी रेलिक की पावर एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है और जूहॉन को मौका मिल जाता है वहां से निकलने का। तभी रास्ते में एक रहस्यमयी क्रो रेलिक उसके सामने आता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उसके बताए रास्ते पर नहीं गया तो जल्द ही खतरे में पड़ जाएगा। जूहॉन पहले तो इस क्रो की बात को गंभीरता से नहीं लेता और सोचता है कि आखिर एक रेलिक उसे ऑर्डर कैसे दे सकता है। क्रो उसे याद दिलाता है कि जूहॉन ने उसे पहले छोड़ दिया था और अब वही उसे ऑर्डर दे रहा है। जूहॉन को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। तभी अचानक जूहॉन की मुलाकात एक शख्स से होती है। उसके सामने खुद क्वान ताइजून खड़ा था। जूहॉन तुरंत उसे पहचान जाता है और हैरान होकर सोचता है कि आखिर क्वान ताइजून खुद उसके सामने क्यों आया है। लेकिन दोनों की यह मुलाकात जितनी शांत दिखाई दे रही थी, असल में उसके पीछे उतना ही बड़ा खतरा छिपा हुआ था। यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। लेकिन दोस्तों, क्वान ताइजून का खुद जूहॉन के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं था।
आखिर वो जूहॉन से क्या चाहता है, समझौता या फिर सीधी जंग? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का ये टॉम राइडर किंग एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पीयूष एक्सप्लेनेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।